हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में संघात्मक व्यवस्था का थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में प्रथम वीडियो में मैंने संघात्मक व्यवस्था का बेसिक लक्षण, भारत में संघात्मक व्यवस्था किस प्रकार की है, ये आपको बताया था। चूंकि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वो संघात्मक के साथ में कुछ एकात्मक लक्षणों को भी समाहित किए हुए है। और जो दूसरा वीडियो है संघात्मक व्यवस्था का, उसमें मैंने आपको बताया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन से तत्व है, क्योंकि हमारी व्यवस्था को काफी विद्वान अर्धसंघात्मक कहते हैं, कोई एकात्मक के साथ में संघात्मकता की बात करते हैं। तो आज हम थर्ड वीडियो में पढ़ते हैं भारत में संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक के लक्षण। मैं डॉक्टर अलका गोयल, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आ रही हूँ। स्टूडेंट्स, आप उन्हें सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारतीय जो व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था, उसमें एकात्मक के भी लक्षण हैं। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण। स्टूडेंट, भारत में जो शक्तियों का वितरण है, देखिए संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां राज्य और संघ में बटी हुई होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि भारत में 3 सूचियां हैं शक्तियों के वितरण के लिए: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो तीनों सूचियां हैं उनमें जो संघ सूची है उसमें सबसे ज्यादा विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में थोड़े कम और समवर्ती सूची में उससे कम। लेकिन केंद्र की सूची में ज्यादा विषय के साथ ही महत्वपूर्ण विषय भी हैं, और राज्य सूची के विषयों पर भी कुछ विषयों पर विशेष परिस्थितियों में केंद्र कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। तो इस तरह से जो शक्ति संतुलन है वो केंद्र के पक्ष में है। स्टूडेंट, ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है संघात्मक शासन में, एकात्मक को जो पिरोया गया है, उसका कारण है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का विचार, बनाए रखने की दृढ़ता। दूसरा जो है, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, यानी हमारे यहाँ पर संघ और राज्यों के लिए एक संविधान रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे संविधान तो एक ही होता है। नहीं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और अन्य संघात्मक शासन वाले कुछ देशों में दोहरा संविधान है, केंद्र के लिए अलग, राज्यों के लिए अलग। और स्विट्जरलैंड में तो स्टूडेंट 3 संविधान है। कम्यून यानी कि जो जिले हैं उनके लिए भी अलग संविधान है, लेकिन हमारी एकता को बनाए रखने के लिए एक ही संविधान रखा गया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक संविधान और चलता था, लेकिन अब उस अनुच्छेद को ही समाप्त कर दिया गया है, उसकी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। तीसरी चीज है इकहरी नागरिकता। हमारे यहाँ पर राज्यों की पृथक कोई नागरिकता नहीं है। हम किसी स्टेट के नागरिक नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। हम कहीं ये नहीं कहेंगे कि हम उस राज्य के नागरिक हैं, हम कहेंगे हम भारतीय हैं। तो ये भी हमारी जो एक क्षेत्रीयता है उसको कम करके राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है। चौथी चीज है एकीकृत न्याय व्यवस्था, यानी जो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका है, वो पूरे देश का एक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे यहाँ पर व्यक्तियों के केस भी, जो व्यक्तिगत केस हैं, वो भी अंतिम में, मतलब जो अंतिम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली का न्यायालय है। जबकि कई जो देश हैं वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश, वहाँ पर अलग अलग न्यायालय हैं, यानी जो व्यक्तिगत केस हैं वो उस राज्य के न्यायालय में ही समाप्त हो जाते हैं, जो उस राज्य का उच्च न्यायालय होता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका काम होता है केंद्र और राज्यों के झगड़ों को सुलझाना। लेकिन हमारे यहाँ पर सभी मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा पूरे देश का एक ही है, जो अधीनस्थ न्यायालयों से सारे केस वहां तक
जाते हैं, जो भी ऊपर अपील करना चाहता है। इसके अलावा अगला है कि संकट काल में हमारे देश की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत यदि आपातकाल लगता है, 352 में पूरे देश में आपातकाल लग सकता है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के लिए। उस समय पूरा देश संकट का मुकाबला करने के लिए एक साथ हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में आपातकाल लगता है जिस राज्य की संवैधानिक तंत्र जो है व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है और उस समय स्टूडेंट पूरे देश का नहीं अपितु उस राज्य का शासन केंद्र के संचालन पर चलता है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि हमारे यहाँ अभी तक नहीं लगा है। तो इस प्रकार आपातकाल में हमारी जो व्यवस्था है वो संघात्मकता से एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा राज्यों को पुनर्गठन, जो संसद है वो राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है उसके पास, यानी संसद चाहे तो राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के 2 टुकड़े कर सकती है या कोई 2 को मिलाकर के एक बना सकती है। जैसे जो यूपी है उसको उत्तराखंड और यूपी में बांट दिया, या एमपी को बांटा, बिहार को बांटा, या कोई नया नाम दे दे किसी राज्य को, या किसी क्षेत्र में वृद्धि कर दे। जैसे जम्मू कश्मीर जो है उसको अलग अलग 2 में बांट दिया, ठीक है, उसका ए राज्य से उसका ओहदा केंद्र शासित से पूर्ण राज्य में कर दे, या पूर्ण राज्य से केंद्र शासित में करने का अधिकार राज्यों को, इसको केंद्र को होता है। तो ये भी हमारे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो कि राज्यों में हस्तक्षेप करने की केंद्र के पास है। इसके अलावा राज्यों में असमान प्रतिनिधित्व, राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, जो राज्यसभा है यानी जो उच्च सदन है जो कि केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, प्राय क्या होता है देशों में कि जो चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर प्रत्येक राज्य से बराबर के व्यक्ति प्रतिनिधि वहाँ पर चुन करके जाते हैं। जैसे कि मान लो यूपी एक बड़ा राज्य है तो वहाँ से ज़्यादा व्यक्ति, मतलब उतने ही व्यक्ति, जैसे 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति जाने चाहिए, और सिक्किम यदि छोटा राज्य है तो वहाँ से भी उतने ही व्यक्ति जाने चाहिए 2। लेकिन हमारे भारत में बड़े राज्य से जनसंख्या के आधार पर ज़्यादा व्यक्ति और छोटे राज्य से जनसंख्या के आधार पर कम व्यक्ति राज्यसभा में जाते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 व्यक्ति जाते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। तो इस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था थोड़ी इस मामले में अलग है और हमारी भिन्न है। तो ये भी हमारे यहाँ पर, जिससे कि सभी राज्य संतुष्ट हो सके, अपना सही प्रतिनिधित्व उनको मिल सके, इसलिए राज्यों के पक्ष में ये व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे यहाँ पर जो राज्य का सर्वोच्च होता है वो राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और कई बार ये जो नियुक्ति है वो थोड़ा विवाद का कारण भी बनी है। स्टूडेंट्स, मैं इसका वीडियो आपके लिए आगे लेकर आऊँगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि राज्यपालों की नियुक्ति कई बार केंद्र सरकार ने अपने निहित स्वार्थ के लिए भी की है, इसलिए कई बार ये विवाद का विषय बना है और इससे राज्य की स्वायत्तता सीमित भी हो जाती है। लेकिन इससे एक फायदा ये होता है कि केंद्र का शासन, यदि मतलब कहीं राज्यों का शासन किसी अलग ट्रैक पर जा रहा है तो केंद्र उसको अपने वश में कर सकता है। इसके अलावा अगली चीज है संविधान संशोधन प्रक्रिया में संघ की सर्वोच्चता। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है स्टूडेंट, इसका बड़ा मतलब पूरा विस्तृत वीडियो 2-3 वीडियो में इसके आगे, इसके बाद संघात्मक व्यवस्था के बाद आपके लिए लाने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें 3 तरीके से परिवर्तन होता है संशोधन प्रक्रिया में, और इस संशोधन में जो मुख्य पार्ट है वो केंद्र का होता है। पहली जो प्रक्रिया है उसमें केवल सामान्य तरीके, सामान्य बहुमत से संशोधन हो सकता है। दूसरी प्रक्रिया में जो दोनों सदन हैं वो उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया में राज्यों का प्रतिनिधित्व
होता है। यानी हमारे यहाँ पर जो संशोधन प्रक्रिया है उसमें 2 प्रक्रिया में तो केंद्र स्वयं संशोधन कर सकता है, केवल तीसरी प्रक्रिया में राज्यों को लिया जाता है। तो ये हालांकि मैं आगे आपके लिए विस्तार से बताऊंगी। तो यहाँ पर भी राज्यों को संशोधन का सीमित अधिकार है। अगली चीज है एकल संरचना, यानी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो कि पूरे देश के लिए एक ही है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं यानी IAS ऑफिसर वगैरह जो कलेक्टर हैं प्रत्येक राज्य में, वो केंद्र के नुमाइंदे हैं, यानी केंद्र के अंतर्गत वो काम करते हैं, राज्यों के अंतर्गत काम नहीं करते। और ये प्रशासनिक एकरूपता के लिए हमारे यहाँ रखा गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक है या निर्वाचन आयोग है, पूरे देश के लिए वो निर्वाचन करवाता है। तो इस तरह से कुछ व्यवस्थाएं एकल संरचनाएं रखी गई हैं जो कि पूरे देश का शासन प्रशासन संभालती हैं। इसके अलावा राज्यों की दुर्बल वित्तीय स्थिति, देखिए ये थोड़ा सा विषम एक स्थिति हो जाती है कि राज्य जो हैं वो प्राय कर्ज में डूबे रहते हैं और केंद्र से अनुदान लेते रहते हैं, और केंद्र जो अनुदान देता है, जो उन्हें ऋण देता है, वो शर्तों के साथ में देता है। और इससे क्या होता है कि राज्य हमेशा उसकी शर्तों के बोझ तले दबे रहते हैं और अपनी जो स्वायत्तता है उसको एक तरह से गिरवी रख देते हैं, या ये कहें कि स्वायत्तता उनकी सीमित हो जाती है और उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो लोक कल्याणकारी कार्य ज़्यादा कर सकें। तो इस तरह से राज्यों की जो स्थिति है, जहाँ पर ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो वहाँ पर उनकी स्वायत्तता थोड़ी सीमित हो जाती है। तो ये भी एक एकात्मक हमारे यहाँ लक्षण है। और हालांकि केंद्र पूरी तरह सहायता करता है उन राज्यों की। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ जो राज्य विधानमंडलों में जो कुछ विधेयक हैं राज्य विधानमंडलों के, उन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। और विशेषकर ऐसे विधेयक जो कि केंद्र और राज्य के व्यापार से संबंधित हैं या पूरे देश की व्यवस्था से संबंधित है, ऐसे विधेयकों को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, सबकी नहीं होती। और कुछ विधेयक ये भी है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे विधेयक हैं केवल जिनका पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय परिषद, एक इस तरह की परिषदें हमारे यहाँ बनी हुई हैं जो कि राज्यों के जो पारस्परिक विवाद होते हैं उनकी जांच करने, राज्य सूची के विषयों पर सूचना एकत्रित करने और सामान्य नीति निर्धारण के लिए राष्ट्रपति लोक हित में आवश्यक समझे तो इन परिषदों की स्थापना करता है। और एक वित्त आयोग की स्थापना भी हमारे यहाँ पर की हुई है, नीति आयोग की स्थापना भी हमारे यहाँ की हुई है, जो कि पूरे देश के लिए नीतियाँ, योजना आयोग भी हमारे यहाँ पर था पहले, हालांकि अब समाप्त कर दिया। इसके अलावा केंद्र के कुछ और विशेष उत्तरदायित्व होते हैं जिनके तहत वो पूरे देश में अपनी व्यवस्था बनाए रखता है। और अल्पसंख्यक जो जातियां हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करता है, उनके क्रियान्विति के लिए निर्देश दे सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने अभी आपको उल्लेख किया था कि पहले योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषद या अंतर्राज्यीय परिषद, तो ये विभिन्न जो परिषदें हैं इनका भी या विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं ये भी हमारे देश में एकात्मकता को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री है या फिर और कोई व्यक्ति हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो पूरे देश को, जैसे वर्तमान में मोदी हैं तो पूरे देश को वो प्रभावित करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पर एकात्मकता को थोड़ा सा उभार कर लेकर आती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो कि शायद पॉइंट के रूप में मुझसे रह गया, कि केंद्र और राज्यों में यदि एक ही दल की सरकार होती है तो तब भी स्वायत्तता राज्यों की सीमित हो जाती है। तो इस प्रकार से अच्छा किसी राज्य को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी राज्यों की एकता जो है वो थोड़ी जो स्वायत्तता है वो सीमित हो जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे यहाँ पर एकात्मकता के लक्षण भी हमारे संघात्मक व्यवस्था में मौजूद हैं, लेकिन ये जो एकात्मक लक्षण हैं
ये हमारे देश की एकता को, अखंडता को, हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश के संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ होती है वो व्यवस्था नहीं होती, वो होती है राष्ट्रहित। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्षेत्रीयता को एक तरफ रख दिया जाता है और हमारे यहाँ देश की व्यवस्था को, देश की एकता को, देश के हित को पहला स्थान हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है। और ये हमारे यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक और बहुत ही अच्छा तत्व हमारे संविधान में मौजूद है। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं संघात्मक व्यवस्था के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।